स्टॉफलर एंड विटमैन के अनुसार जो छोटी उप-इकाई है उसमें एक डेंट और क्रिप्ट बनने के कारण वो दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड हो जाती है, ठीक है ना। और जो छोटा पार्ट इसका होता है वो हेड कहलाता है, जो बड़ा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। और जो 50 सब यूनिट या लास्ट सब यूनिट है वो क्या होती है, एक आर्म चेयर के समान होती है जिसके नीचे राउंडेड बेस होता है और लेटरल साइड में क्या होती है, लेटरल आर्म होती है और बीच में इसमें क्या होती है, वॉल्यूटेड सीट होती है। वॉल्यूटेड सीट और 50 सब यूनिट और 30 सब यूनिट जो है वो दोनों आपस में इस तरह से फिट होती हैं कि बीच में एक किसको घेरती हैं, टीनी टनल को, पतली सुरंग को, जिसमें कि एमआरएनए फिट होता है और वो क्या करता है, फिर यहां आकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जो राइबोसोम का मॉडल है ये क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल कहलाता है और इसको स्टॉफलर और विटमैन ने दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लूरेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल, हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है राइबोसोम। आज हम लोगों को पढ़ना है राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले क्या देखना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा हम लोग देखें हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा देख ले। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है क्लाउड का, CLAUD, क्लाउड। क्लाउड 1943, जहां पे बेटा ईयर की इंपॉर्टेंस है मैं जरूर बताता हूं। जहां इंपॉर्टेंस की ईयर में इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर, वहां मैं फिर इसको नहीं बताता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो क्लाउड ने सबसे पहले अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सबसे पहले इसने क्या किया है, सबसे पहले अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा एक फ्रैक्शन को, एक पार्ट को, एक फ्रैक्शन को सेपरेट किया, पृथक किया और उसका नाम क्या है, उसका नाम माइक्रोसोम रखा। उसका नाम क्या रखा है, माइक्रोसोम रखा है। उसका नाम क्या रखा है बेटा, माइक्रोसोम। और ये माइक्रोसोम जो है ये कैसे थे, राइबोसोम रिच थे। इनमें राइबोसोम की मात्रा बहुत ज्यादा थी। राइबोसोम रिच थे, राइबोसोम की मात्रा बहुत ज्यादा थी। क्लाउड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा एक फ्रैक्शन को क्या किया, पृथक किया और उसका नाम जो है उस फ्रैक्शन का नाम क्या रखा, माइक्रोसोम रखा। और माइक्रोसोम में क्या थे, सबसे ज्यादा राइबोसोम थे। इसके बाद नाम आता है एक दूसरे वैज्ञानिक है रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से बीन रूट में राइबोसोम को देखा, ठीक है ना, राइबोसोम को देखा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से बीन रूट की सेल्स में राइबोसोम को देखा है। किसने, रॉबिन्सन और ब्राउन ने, ठीक है। मेन जो मुख्य वैज्ञानिक है उनका नाम है क्या, पैलाडे, ठीक है। पैलाडे नाम के वैज्ञानिक जो है ये 1955 का है, इनका 1955। पैलाडे ने इनको खोजा है, डिस्कवरी की है इनकी। पैलाडे ने इसको क्या किया है, डिस्कवर्ड किया है पैलाडे ने। दूसरा क्या है इनका काम कि पैलाडे जो है ये इसका नाम दिए हैं राइबोसोम टर्म दिया है, टर्म। राइबोसोम शब्द का उपयोग किसने किया है, पैलाडे ने किया है। राइबोसोम को खोजा किसने है, पैलाडे ने खोजा है। और नेक्स्ट है कि राइबोसोम को
क्या कहते हैं, पैलाडे ग्रेन्यूल भी कहते हैं। पैलाडे पैलाडे ग्रेन्यूल ग्रेन्यूल भी कहते हैं। पैलाडे ग्रेन्यूल भी कहते हैं। पैलाडे ग्रेन्यूल भी कहते हैं। राइबोसोम को पैलाडे ग्रेन्यूल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट है इनके। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपन ले लें, इसके मार्फोलॉजी, इसकी राइबोसोम की मार्फोलॉजी। ठीक है, राइबोसोम की मार्फोलॉजी जो है मॉर्फोलॉजी, इनको किससे, ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन से हैं। तो राइबोसोम क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, सबसे छोटे कोशिकांग है। एक नोट करके बेटा यहीं पे देख लो, तो जब कोई छोटा है तो कोई बड़ा भी है ना। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल किसको कहते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है किसको कहते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट को। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट को आप क्या कहते हो, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। और राइबोसोम जो है वो क्या है, सबसे छोटी कोशिकांग है। फिर दूसरी बात क्या है कि जो राइबोसोम है उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑब्जर्व्ड इन, किसमें दिखाई देते हैं ये, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये दिखाई देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्वीटनर से जो है उसमें ये दिखाई देते हैं। ये जो है इनकी साइज सामान्यतया 170 एंगस्ट्रॉम से 230 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इनकी साइज कितनी है बेटा, 170 से 230 एंगस्ट्रॉम तक ये होते हैं। ये जो है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, केवल यही सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ये कैसे हैं, मेम्ब्रेन लेस है ना, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल जो है ये कौन से हैं, राइबोसोम में कोई भी प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, इसलिए ये क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, निगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना। निगेटिवली चार्ज सेल ऑर्गेनेल ये होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है इनकी थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ है। नेक्स्ट अपन हेडिंग ले लें, इनके टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है, इसकी टाइप, इनके प्रकार। ठीक है ना, टाइप्स। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स, इनके प्रकार जो है। देखिए राइबोसोम बुक्स में लिखा रहता है 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। राइबोसोम जो है वो 2 प्रकार के ही आपको जानना है। ठीक है, राइबोसोम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप ही आपको जानना है, 2 प्रकार के राइबोसोम जानने हैं। क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो सेल में पूछा जाता है कि सेल में कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो सेल में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। फिर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उनमें जो राइबोसोम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए वो 3-4 प्रकार की कुछ बुक्स बता देती हैं, उस पर आपको नहीं जाना है। राइबोसोम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। सेल में 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। नंबर 1 क्या जानते हो आप, एटीएस राइबोसोम, है ना, एटीएस राइबोसोम। और ये एटीएस जो राइबोसोम होता है, इनको क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मिक। ये कैसे होते हैं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, है ना, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम इनको कहते हो। जो एटीएस राइबोसोम है ये किस में पाए जाते हैं बेटा, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं ये। ठीक है, और यूकैरियोट्स के उदाहरण क्या क्या आप जानते हो, सामान्यतः जिनमें पाए जाते हैं ये प्लांट एंड एनिमल में राइबोसोम जो है वो कितने एस के होते हैं, 80S के राइबोसोम होते हैं। इनकी जो लार्ज सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट जो होती है वो कितने की होती है, 80S की, आपको पहले से भी पता है, 60S की होती है। और स्मॉलर सब यूनिट जो होती है वो कितने की होती है, 40S की होती है ना,
40s की होती है। तो लार्ज सब यूनिट इनकी 60s की और स्मॉल सब यूनिट जो है वो किसकी 40s की होती है। इनका जो भार है, मॉलिक्यूलर वेट, इनका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट MW लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इनका क्या होता है, 4 × 10⁻⁶ डाल्टन। ठीक है, डाल्टन इसकी यूनिट होती है। मॉलिक्यूलर वेट इनका अनुभाग जो है 4 × 10⁻⁶ डाल्टन होता है। तो ये क्या है, 80s राइबोसोम होते हैं। 80s राइबोसोम का यदि आप साइज बनाओ तो ये छोटी सब यूनिट और ये बड़ी सब यूनिट होती है। ये कितने की होती है बेटा, 40s की होती है और ये कितनी होती है, 60s की होती है। तो ये है कितना, 80s राइबोसोम। ठीक है ना, 80s राइबोसोम। तो ये है 80s राइबोसोम। अब इसके बाद दूसरे प्रकार हैं। दूसरे प्रकार के राइबोसोम कौन से, दूसरे प्रकार के हम लोग लिखेंगे 70s राइबोसोम। पहले हैं 80s राइबोसोम, अब दूसरे जो हैं वो है 70s राइबोसोम। ठीक है, कौन से, 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। ये किसमें पाए जाते हैं बेटा, ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट पहला ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट तीसरा ऑप्शन और चौथा हो जाता है ऑल ऑफ एबव। तो आपको ऑल ऑफ एबव आंसर करना होता है, ये अक्सर आता है। ठीक है, ये जो राइबोसोम है ये 70s राइबोसोम जो है इनमें लार्ज सब यूनिट जो होती है, लार्ज सब यूनिट वो कितने की होती है बेटा, 50s की होती है, 50s की होती है। और स्मॉल सब यूनिट जो होती है, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो कितने की होती है, 30s की होती है, 30s की होती है। ठीक है ना, ये किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, ये हो गई 30s की और ये हो गई 50s की, है ना। ये है 30s और ये है 50s। ये कौन सा राइबोसोम हो गया, 70s का राइबोसोम, जो प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट वो कितना होता है, 2.7 × 10⁻⁶ डाल्टन होता है, 6 डाल्टन होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका अनुभार कितना होता है बच्चों, ये होता है 2.7 × 10⁻⁶ डाल्टन होता है। अब अपन एक तीसरे प्रकार का देखते हैं, कि प्रकार नहीं है बल्कि अलग से एक हेडिंग आपको पढ़नी है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम का जो वेरिएशन है वो पाया जाता है। तो आप नेक्स्ट एक हेडिंग लिखें, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम में जो एनिमल सेल, ठीक है ना, तो एनिमल सेल में राइबोसोम कितने एस के होते हैं, 60s के होते हैं राइबोसोम। एनिमल सेल में 60s के राइबोसोम होते हैं। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स कशेरुकीय है ना, वर्टिब्रेट्स में कितने के होते हैं, 55s के होते हैं। वर्टिब्रेट्स में 55s के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फंजाई के माइटोकॉन्ड्रिया है, फंगल माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनमें कितने होते हैं, 77s के राइबोसोम होते हैं। तो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है, ये आपको थोड़ा सा देखना है कि एनिमल के माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम किस तरह के होते हैं, एनिमल का जो वर्टिब्रेट्स है उसमें किस तरह के होते हैं और फंजाई में किस तरह के होते हैं। अक्सर जो है ये और ये वाले पूछ लिए जाते हैं, एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम और फंगल माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम, ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो ये जो है ये क्या हो गई बेटा, टाइप हो गई इसकी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर, संरचना, राइबोसोम की संरचना। ठीक है ना,
स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना। ठीक है, तो राइबोसोम की संरचना जो है वो एक है लेक नामक वैज्ञानिक ने, लेक, ठीक है, लेक नामक वैज्ञानिक 1953 का है इनका, 1973 का इनका वर्क है। तो 1973 में लेक नामक वैज्ञानिक ने इसके संरचना को, राइबोसोम की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए एक एसिमेट्रिकल मॉडल प्रस्तुत किया। एसिमेट्रिकल मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसके अनुसार दोनों सब यूनिट जो है वो क्या होती हैं, एसिमेट्रिकली अरेंज्ड होती हैं, एसिमेट्रिकली अरेंज्ड होती हैं। लेकिन ये मॉडल जो है बहुत मान्य नहीं है। तो दूसरा एक मॉडल है सॉफ्टलर एंड विटमैन का, एक दूसरा मॉडल है सॉफ्टलर एंड विटमैन, ठीक है, सॉफ्टलर एंड विटमैन, ये 1977 का इनका वर्क है। सॉफ्टलर और विटमैन ने एक क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल प्रस्तुत किया है। सॉफ्टलर और विटमैन ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया बेटा, क्वासी, QUASI, क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल प्रस्तुत किया है। क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल प्रस्तुत किया है किसने, सॉफ्टलर एंड विटमैन ने 1977 में राइबोसोम की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए। इनके अनुसार, किसके अनुसार, सॉफ्टलर एंड विटमैन के अनुसार स्मॉलर सब यूनिट में डेंट एंड क्लिफ्ट पाए जाते हैं। स्मॉलर सब यूनिट में क्या पाया जाता है बेटा, डेंट एंड क्लिफ्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है स्मॉलर सब यूनिट है, ये डेंट है, ये क्लिफ्ट है, और डेंट और क्लिफ्ट बनने के कारण स्मॉलर सब यूनिट जो है 30 ईयर्स की, वो क्या हो जाती है, दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है। एक छोटा पार्ट होता है, ये इसको कहते हैं हेड, ये क्या कहलाता है बेटा, हेड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, बॉडी कहलाती है, इसको बॉडी कहते हैं। इनके अनुसार, किसके, स्टॉफलर एंड विटमैन के अनुसार, स्मॉलर सब यूनिट में, छोटी उप इकाई में क्या होता है, एक डेंट, ये जो है डेंट है, डेंट, और एक क्लिफ्ट, डेंट एंड क्लिफ्ट के कारण ये दो क्या हो जाता है, पार्ट में डिफरेंशिएटेड हो जाता है, जिसमें इसका छोटा भाग हेड कहलाता है और बड़ा भाग जो है वो क्या कहलाती है, बॉडी कहलाती है। और जो 50s सब यूनिट है, बड़ी उप इकाई है, वो एक आर्म चेयर के समान है। आर्म चेयर, जो बैठने वाली चेयर है, तो आर्म चेयर के समान है, जिसमें एक नीचे राउंडेड बेस होता है, और ऊपर एक वॉल्यूटेड सीट होती है, जो बैठने की सीट होती है, तो वॉल्यूटेड सीट होती है, जिससे दो क्या बन जाती हैं, भुजाएं बन जाती है। जब ऊपर से ये बैठने की सीट धर जाती है, तो ऊपर क्या आगे की ओर क्या अगल बगल बन जाती हैं, दो आर्म बन जाते हैं, तो उनको लेटरल आर्म कहते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से, ये है जो ये वॉल्यूटेड सीट है, और ये वॉल्यूटेड सीट जो है ये इस तरह का संरचना बन जाता है। ठीक है ना, ये कैसे बन जाता है इस तरह से। ये राउंडेड बेस है, नीचे का क्या हिस्सा है, ये राउंडेड बेस है, ठीक है ना। और ये क्या है, दोनों लेटरल क्रस्ट कहते हैं। ये जो है दोनों क्या कहलाते हैं, लेटरल क्रिस्ट, है ना, लेटरल क्रिस्ट या आर्म कह सकते हो, लेटरल आर्म, ठीक है ना, लेटरल आर्म कहो चाहे लेटरल क्रिस्ट कहो, तो इधर भी और इधर भी। और ये जो हिस्सा है, ये क्या है, ये वॉल्यूटेड सीट है ना, वॉल्यूटेड सीट है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके जो लेटरल क्रिस्ट हैं, यहां से जुड़ा हुआ एक क्या होता है, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस होता है। यहां पे एक क्या होता है बेटा, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस होता है, इस तरह से ये होता है सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, ये इस तरह से फिट होता है। इसको कहते हैं, ये क्या है, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस,
रेंज, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। तो इस तरह से अब ये देखिए, ये जो इस तरह से ये फिट होता है, उन्होंने क्या कहा था लेग ने कि एसिमेट्रिकली फिट होती हैं, ठीक है। तो और इन्होंने क्या कहा है, स्टॉफलर एंड विटमैन ने, इन्होंने कहा कि जो स्मॉलर सब यूनिट है वो इससे जो 50s सब यूनिट है, बड़ी उप इकाई है, उससे इस तरह से फिट होती है कि एक टीनी टनल, ये यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या बन गई, एक सुरंग बन गई। ये क्या होगा, एक सुरंग है। यहाँ पे क्या है, ये इसको कहते हैं टनल, है ना, टनल, ये टनल है, सुरंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये टनल बनने के कारण mRNA इसमें फिट हो जाता है, ठीक है। और mRNA जब यहाँ पे आके फिट हो जाएगा और इसमें जो लार्ज सब यूनिट है, इसमें क्या होती हैं, कुछ एंटी कोडिंग और एंटी कोडिंग इकाइयां होती हैं, तो वो यहाँ पे कोड कर दी रहती हैं, इससे आकर के जुड़ जाता है, बीच में यहाँ पे mRNA आकर के क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है और यहां से प्रोटीन की सिंथेसिस होने लगती है। तो इसको इन्होंने क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल कहा। तो इसमें क्या है कि स्टॉफलर एंड विटमैन के अनुसार जो छोटी उप इकाई है उसमें एक डेंट और क्रिफ्ट बनने के कारण वो दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो है, जो छोटा पार्ट इसका होता है वो हेड कहलाता है, जो बड़ा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। और जो 50s सब यूनिट या लार्ज सब यूनिट है वो क्या होती है, एक आर्म चेयर के समान होती है, जिसके नीचे राउंडेड बेस होता है और साइड में, लेटरल साइड में क्या होते हैं, लेटरल आर्म होती हैं और बीच में इसमें क्या होती है, वॉल्यूटेड सीट होती है। वॉल्यूटेड सीट और ये 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट जो है वो दोनों आपस में इस तरह से फिट होती हैं कि बीच में एक किसको घेरती हैं, टीनी टनल को, पतली सुरंग को, जिसमें कि mRNA फिट होता है और वो क्या करता है, फिर यहां आकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो इस तरह से जो राइबोसोम का मॉडल है ये क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल कहलाता है और इसको किसने दिया है, स्टॉफलर और विटमैन ने दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपन ले लें, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपन क्या लेंगे, केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट ले लें केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, ठीक है। राइबोसोम का नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन। देखिए राइबोसोम जो हैं वो बने होते हैं किसके, राइबोसोम बने होते हैं आरएनए, प्रोटीन और डाइवैलेंट आयन, ठीक है, डाइवैलेंट आयंस के बने होते हैं। जो आरएनए होता है वो बेसिकली कौन सा आरएनए होता है बेटा, आरआरएनए, ठीक है ना, आरआरएनए होता है। आरआरएनए जो है इसमें आपको अलग अलग में 70s राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन का जो रेशियो है, आरएनए और प्रोटीन का जो रेशियो है ये 70s और ये है 80s राइबोसोम, ठीक है। तो 70s राइबोसोम में आरआरएनए का जो प्रतिशत होता है, आरआरएनए वो होता है कितना, वो होता है 2:1 के अनुपात में होता है। और यहाँ जो होता है वो होता है कितने, 1:1 के अनुपात में होता है। यहाँ 67% जो है क्या होता है, आरआरएनए होता है और प्रोटीन जो है वो कितनी होती है, 33% होती है, ठीक है ना। 67% कितना होता है, आरआरएनए होता है। तो ये क्या है, आरआरएनए एंड प्रोटीन, आप ऐसा लिख लें कि रेशियो है ना, रेशियो जो है, रेशियो आरआरएनए और प्रोटीन का रेशियो कितना होता है, 2:1 का होता है। किसमें, 70s राइबोसोम में, 70s राइबोसोम में। और 80s राइबोसोम में कितना होता है, 1:1 का मतलब 50% प्रोटीन आरएनए और 50% जो है प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तो इनमें से दोनों का इस तरह से ये अनुपात होता है रासायनिक संगठन में, ठीक है। इसी तरह से इसमें आरएनए मॉलिक्यूल कितने होते हैं, आरएनए अणु जो है वो कितने होते हैं, तीन अणु होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स
आरआरएनए के 70s में होते हैं। और यहां कितने होते हैं? 4 मॉलिक्यूल्स। 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं, 4 मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 80s में आरआरएनए के 4 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट रहेगा। इसके बाद जो यहां पर प्रोटीन है, अगला करेक्टर दूसरा हो गया। तीसरा करेक्टर क्या है कि यहां पर क्या हो गया है? स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट जो है वो यहां पे कितनी बनी होती है? यहां पर स्मॉलर सब यूनिट जो है 21 प्रोटीन मोनोमर की बनी होती है। मोनोमर्स की बनी होती है। 21 प्रोटीन मोनोमर की स्मॉलर सब यूनिट बनी होती है। और यहां पर 33 प्रोटीन मोनोमर्स की बनी होती है। 33 प्रोटीन मोनोमर्स की स्मॉलर सब यूनिट बनी होती है। इसी प्रकार से लार्जर सब यूनिट जो है, लार्जर सब यूनिट जो है वो लार्जर सब यूनिट जो है यहां कितनी प्रोटीन मोनोमर्स की बनी होती है? 34 प्रोटीन मोनोमर्स की बनी होती है। 34 लार्जर सब यूनिट जो है उसमें प्रोटीन के कितने अणु होते हैं? उसमें किसमें? 70s वाले में 70s में 34 होते हैं। और यहां 80s वाले में 49 प्रोटीन मोनोमर्स होते हैं। 49 प्रोटीन मोनोमर्स होते हैं लार्जर सब यूनिट में। यहां पे 70s में 34 प्रोटीन मोनोमर्स और 80s में लार्जर सब यूनिट में 49 प्रोटीन मोनोमर्स होते हैं। तो इस तरह से ये इसका कुछ क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है ना। ये दोनों प्रकार के राइबोसोम में जो वो है मिनरल्स हैं, डाइवैलेंट आयन है। तो डाइवैलेंट आयन Mg++ होता है। ठीक है, ये दोनों राइबोसोम में पाया जाता है। दोनों राइबोसोम में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, और क्या हो गया? ये डाइवैलेंट आयन हो गए। ठीक है ना। तो ये है केमिकल कंपोजिशन 70s 80s। ठीक है, ये बने किसके होते हैं? दोनों किसके बने होते हैं? आरएनए के, प्रोटीन के और डाइवैलेंट आयन के। आरएनए जो होता है वो विशेष तौर पे कौन सा होता है? आरआरएनए होता है। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन का अनुपात जो है 70s राइबोसोम में 2:1 का होता है। मतलब 67% क्या होती है? आरआरएनए होता है और 33% प्रोटीन होती है। ठीक है, यहां प्रोटीन और आरआरएनए इक्वल होते हैं, 1:1 का रेशियो होता है। आरआरएनए जो है 70s में कितने होते हैं? 3 मॉलिक्यूल आरआरएनए के होते हैं। यहां पे कितने होते हैं? 4 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, यहां पे कितने होते हैं? 4 अणु होते हैं। यहां क्या है? स्मॉलर सब यूनिट जो है में प्रोटीन के 21 प्रोटीन मोनोमर से मिलकर के स्मॉलर सब यूनिट बनी होती है 70s में। और यहां 33 यानी 33 प्रोटीन मोनोमर्स जो है वो 80s की स्मॉलर सब यूनिट बनाती है। यहां पर क्या है? 34 प्रोटीन मोनोमर्स जो हैं वो लार्जर सब यूनिट बनाते हैं। और यहां 49 प्रोटीन मोनोमर्स जो हैं वो 80s में लार्जर सब यूनिट बनाते हैं। डाइवैलेंट आयन दोनों में कितना होता है? Mg++ होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है? इसका केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग अपन देख लें। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? ओरिजिन ऑफ राइबोसोम। ओरिजिन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की उत्पत्ति। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या देख रहे हो बेटा? ओरिजिन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की उत्पत्ति आप देख रहे हो। ठीक है, तो राइबोसोम जो है कैसे उत्पन्न होते हैं? देखिए, राइबोसोम बेसिकली किसका बना हुआ है? प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ है। प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ है। ठीक है ना। प्रोटीन कहां बनती है बेटा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए कहां बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ये कहां बनते हैं? याद है ना आपको? आरएनए कहां निर्माण होगा? आरएनए बनेंगे कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर, जो क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियोलस, है ना। तो ये कहां बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर किसमें बनते हैं बेटा? ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनते हैं। न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि राइबोसोम की जो प्रोटीन है वो बनती है साइटोप्लाज्म में। और आरएनए जो है वो कहां बनता है? न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। तो आरआरएनए जो वहां से निकलेगा, आरएनए मतलब आरआरएनए जो है वो वहां क्या होता है कि राइबोसोम की प्रोसेसिंग कुल मिलाकर के कहां होती है? ऐसा आता है कि बायोसिंथेसिस ऑफ
राइबोसोम। तो राइबोसोम की बायोसिंथेसिस जो है वो कहां होती है? बायोसिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होती है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की बायोसिंथेसिस होती है। ये प्रोटीन यहां बनती है, प्रोटीन यहां से कहां चली जाती है? न्यूक्लियर पोर के द्वारा कहां चली जाएगी? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाकर के वहां प्रोसेस्ड होगी। ठीक है ना, वहां क्या है? आरएनए है, तो उनसे मिलकर के और क्या बनेगा? राइबोसोम का निर्माण होगा। तो राइबोसोम की जो बायोसिंथेसिस है वो कहां पे होती है बेटा? न्यूक्लियोलस में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसके अपन देख लें फंक्शन देख लें। ठीक है ना, इसके क्या अपन देख लें? राइबोसोम के कार्य। ठीक है, तो राइबोसोम जो है मुख्यतः किसका कार्य करता है? राइबोसोम के क्या देख रहे हो बेटा? फंक्शन है ना, फंक्शंस। राइबोसोम के फंक्शन देख रहे हो। पहला है, आप तो जानते ही हो राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? राइबोसोम का मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो है राइबोसोम का मुख्य कार्य है। ठीक है, दूसरा क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि एमआरएनए जो है वो वहां से निकलता है, जैसे ही बनता है तो एमआरएनए कहां जाता है? राइबोसोम में। राइबोसोम के आगे टनल में छिप जाता है, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस करता रहता है। तो इसलिए ये क्या है? इसका डिग्रेडेशन नहीं होता न्यूक्लियेज एंजाइम से। ये राइबोसोम जो है एमआरएनए को प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियेज एंजाइम से ये क्या कर देता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, तो इसके राइबोसोम के जो है ये क्या है? ये इसके फंक्शन है। थोड़ा शॉर्ट में अपन एक और देख लें इसके जर्नल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचनाएं इसकी जो है, जर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है ना, तो जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचनाएं इसकी। तो राइबोसोम की जनरल इंफॉर्मेशन देखिए, पहला क्या है? पहली इंफॉर्मेशन इसकी ये है कि राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट, उसमें 3 कोडिंग साइट पाए जाते हैं। लार्जर सब यूनिट में 3 कोडिंग साइट पाए जाते हैं। 3 कोडिंग साइट पाए जाते हैं। 3 कोडिंग साइट में नंबर 1 कहलाती है डिकोडिंग साइट। नंबर 2 कहलाती है कोडिंग साइट, और तीसरी होती है एग्जिट साइट, है ना, एग्जिट साइट। ठीक है ना, 3 कोडिंग साइट होती हैं। डिकोडिंग साइट मतलब 3 साइट होती हैं। आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या पाई जाती है? 3 साइट पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो 3 साइट है, 3 क्षेत्र हैं, कोडिंग हटा दें, 3 क्षेत्र पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। 3 साइट पाई जाती हैं। नंबर 1 है डिकोडिंग साइट, दूसरा है कोडिंग साइट, और तीसरी है एग्जिट साइट। ठीक है ना, तो ये हो गया, एक सूचना है। इसी तरह से जो राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं, जो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में लगे रहते हैं, उनको क्या कहते हो? एक्टिव राइबोसोम कहलाते हैं। जो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में लगे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्टिव राइबोसोम कहते हैं। जब प्रोटीन संश्लेषण से पहले, जब प्रोटीन का संश्लेषण सेल में नहीं हो रहा होता है, तो दोनों सब यूनिट अलग अलग होती हैं। छोटी सब इकाई और बड़ी सब इकाई जो है ये दोनों अलग अलग होती है। ये 30S है, ये 50S है। ठीक है, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस समय पर Mg++ मैग्नीशियम डाइड, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसकी सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। जब इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब कितनी सांद्रता बढ़ जाती है? 0.001 मोलर कंसंट्रेशन, 0.001 मोलर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जब 0.001% हो जाती है, तभी ये दोनों सब यूनिट जो हैं, ये 30S और 50S जो है
ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाती है बेटा, आपस में जुड़ जाती हैं। जब Mg प्लस प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है बेटा, 0.001 यम हो जाता है, 0.001 यम हो जाता है। तो दोनों सब यूनिट बन करके क्या हो जाती हैं, राइबोसोम का निर्माण कर देती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में ये राइबोसोम भाग लेता है। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस एक बार स्टार्ट हो जाती है और यदि मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन घटता है तो भी फिर ये अलग नहीं होते, इसमें फिर ये अलग नहीं होते। लेकिन यदि और इसका 10 गुना बढ़ जाए Mg आयन का की सांद्रता साइटोप्लाज्म में इसकी 10 गुना बढ़ जाए, 10 गुना का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 0.01 यम। ठीक है, 0.01 यम, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो दो राइबोसोम इस तरह के, ये कितना है बेटा, ये 70S का राइबोसोम है। तो इस तरह के दो राइबोसोम आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरह के दो राइबोसोम जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे। 70S का ये भी है और ये मिल करके क्या बना लेंगे, इस तरह से, ये छोटी सब यूनिट, ये बड़ी सब यूनिट, फिर ये छोटी सब यूनिट और ये इसकी बड़ी सब यूनिट। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे, दो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी और ये 120S का एक डाइमर बना लेंगे। इसको क्या कहते हैं बेटा, डाइमर कहते हैं। इसको क्या कहलाता है, ये डाइमर है ना, डाइमर कहलाता है। तो यदि ये किसके ऊपर निर्भर करता है, Mg आयन के कंसंट्रेशन पर। यदि Mg आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कितना है, 0.001 मोलर है, तो दोनों राइबोसोम की यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी। और यदि उसका 10 गुना बढ़ गया, 0.01 यम हो गया, तो दो राइबोसोम आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, डाइमर बना लेंगे। और उनका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कितना होता है, उनका स्वीडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंट कॉफिशिएंट जो है वो कितना होता है, 120S होता है। मैंने पिछले वीडियो में खूब एक्सप्लेन किया है सेंट्रीफ्यूगेशन को, कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है, कि उसके जब अपन सेंट्रीफ्यूग मशीन से प्रोटोप्लाज्म को सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो वो क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल जो है वो बारी बारी से ऊपर आते हैं। तो उनके आने की जो दर है, जो रेट है, वो कहलाती है क्या, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और स्वीडबर्ग कांस्टेंट ने सबसे पहले इसको देखा था, इसलिए इसे स्वीडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसलिए यस लिखा जाता है। तो 70S और 70S मिलकर के 120S का डाइमर बना लेते हैं। एक बात और है, यदि ये कंसंट्रेशन कितना हो जाए कि ये Mg का कंसंट्रेशन यदि कितना हो जाए बेटा, 0.0001 हो जाए, यानी कि 10⁻⁻⁴ यम हो जाए। ठीक है, 10⁻⁻⁴ यम हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं, इनसे जो है ये जो है ये अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, ये अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, 30S और ये, और फिर इसमें क्या है कि जो RNA और प्रोटीन है, इनमें दोनों में RNA और प्रोटीन से बनी है, आप जानते हो, है ना, RNA और प्रोटीन से बनी है। तो ये RNA और प्रोटीन जो है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। यदि इसका Mg आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ का मतलब है 0.001 यम, इतना यदि हो जाए तो ये जो राइबोसोम है उसकी दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाएंगी। और दोनों सब यूनिट किसकी बनी है बेटा, RNA और प्रोटीन की, तो RNA और प्रोटीन भी उनसे अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपन देख लें कि जो राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो पॉलीरिबोसोम बनाता है। ठीक है, राइबोसोम जब प्रोटीन का संश्लेषण करता है तो पॉलीरिबोसोम्स का निर्माण करता है। पॉलीरिबोसोम का मतलब ये है कि ये है क्या, mRNA, और इस mRNA से क्या हो जाते हैं, बहुत से क्या जुड़ जाते हैं बेटा, राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस तरह से बहुत से राइबोसोम्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये राइबोसोम इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, पॉलीराइबोसोम। तो ये mRNA है, ये 30S है, ये 50S है, बड़ी सब यूनिट है, इस तरह से जुड़ जाते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। और ये क्या किसमें भाग लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने राइबोसोम जुड़ेंगे mRNA की लंबाई पर। mRNA यदि ज्यादा लंबा है तो ज्यादा mRNA जुड़ पाएंगे, यदि कम लंबा है तो कम mRNA जुड़ पाएंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है ना, हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस होती है उसमें कितने 5 से 6 राइबोसोम
6 राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ करके पॉलीरिबोसोम बनाते हैं और ऐसे पॉलीरिबोसोम को 5 से 6 का जो गुच्छा बनता है वो 200 यस राइबोसोम कहलाते हैं। वो 200 यस राइबोसोम होते हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का संश्लेषण जो राइबोसोम करते हैं, पॉलीरिबोसोम करता है, उसमें कितने होते हैं? 5 से 6 राइबोसोम होते हैं। वो 200 यस का राइबोसोम होता है, ठीक है। इसी तरह से जो पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस, जो पोलियो वायरस है उसमें, पोलियो वायरस में 600 यस का राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। पोलियो वायरस में 600 यस का राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसमें कितने होते हैं? 16 से 18 राइबोसोम्स होते हैं। 16 से 18 राइबोसोम जो है वो मिलकर के पोलियो वायरस में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से ये जो है राइबोसोम क्या है कि पॉलीरिबोसोम्स का ये निर्माण करते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम को एक और इंपॉर्टेंट सूचना है कि इनको आरएनपी पार्टिकल भी कहते हैं। आरएनपी, रिबो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन पार्टिकल, इनको क्या कहते हैं? आरएनपी पार्टिकल्स। आरएनपी पार्टिकल्स भी इनको कहते हैं। रिबो न्यूक्लिक एसिड, रिबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, रिबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, है ना। रिबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी आरएनए को कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है मैंने राइबोसोम का आपको एक डिटेल स्टडी बता दी है। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।